हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचा लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन बुक, जिनमें से एक हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो यदि आप आरआरबी ग्रुप डी तो आरआरबी एनटीपीसी किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस का सिलेबस जो होता है सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो क्वेश्चन जो इसे आप देख सकते हैं, एसएससी जीडी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले क्लास में कराए हैं। जिस टाइप से इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक उसी टाइप से वहाँ भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस बुक पर वीडियो चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है कि यदि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ कहीं हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसका ऑप्शन से पूछ देता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऑप्शन को भी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है सो विटामिन बी और सी जो होती है, दो विटामिन, वह पानी में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम जो है सो ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होती है। अगला क्वेश्चन होती है मिलान करने वाला। ये मिलान करने वाला एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है, तो उसका ध्यान रखिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये का किससे मिल गया, 4 से मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो होता है सो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी का मिल गया किससे, 3 से। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में क्या पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि बी, अब जो जैसे सिरका में जैसे डी है तो डी में से सिरका है, तो सिरका में क्या पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल जो होती है वह सिरका में पाई जाती है। तो डी का मिल गया 2 से। अब देखते हैं किस में, ए का 4, एक ऑप्शन मिल गया। और सी का कितना है, तो सी में देखते हैं तो 3 नंबर का, यानी कि सही है। और डी में देखते हैं तो 2 नंबर का, यानी ये ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा जो एक प्रकार का कॉपर सल्फेट है, जिसका यदि इसका केमिकल फार्मूला पूछे तो COSO4 5H2O होगा। ठीक है, यदि इसका केमिकल फार्मूला पूछे तब, तो इसका जो इसे आंसर हो जाता है। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मुद्रास्फीति, तो ठीक है, तो मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य जो होता है बढ़ते जाता है। तो वस्तुओं का मूल्य जो से बढ़ते जाती है तो मुद्रा की आपूर्ति कमी होने लगती है। तो जब इस प्रकार की होती है तो मुद्रा की आपूर्ति में कमी करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तलचर क्या है। तो तलचर जो से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तलचर जो से यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तलचर जो से कहाँ पे स्थित है। तो तलचर जो से उड़ीसा में स्थित है और यह भारी जल का संयंत्र है। क्या है, भारी जल का यह संयंत्र है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से मैनिक्स होता है। तो जब पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो वहाँ कौन सा मैनिक्स होता है। तो उत्तल मैनिक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंद जो होती है सो गोलाकार होती है। तो किसके कारण से गोलाकार होती है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्षा की बूंद जो से गोलाकार जो होती है सो तनाव, यानी कि सतही तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज जो की थी वह लुईस पास्चर ने किया था। कौन किया था, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, दाब नहीं नापा जाता है। तो दाब किस में नहीं नापा जाता, पास्कल में तो मापा जाता है। ठीक है, दाब जो से पास्कल में तो मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया दाब नहीं मापा जाता है, पास्कल में मापा जाता है, बार में मापा जाता है, मिली बार में माना जाता है, मापा जाता है, तो न्यूटन में नहीं मापा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है दाब किस में नहीं मापा जाता है। ठीक है, घूर्णन गति हुई किसी फलाई हील के, घूर्णन करती हुई किसी फलाई हील के
आरपीएम को निम्नलिखित अंश से मापा जाता है। तो घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम को किससे मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है क्रेवो। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम को निम्नलिखित में से किस अंश से मापा जाता है? तो स्ट्रोबोस्कोप यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करते हैं, तो किसके करते हैं? तो ये होता है ग्रेविमीटर। ठीक है, ग्रेविमीटर जो होती है वह पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। और अगला कौन है? हाँ, और वायुमंडलीय से क्या करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को नापते हैं बैरोमीटर से। ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। और आपेक्षिक घनत्व को किससे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और घूमती हुई वस्तु की गति क्वेश्चन पूछ सकता है कि घूमती हुई वस्तु की गति, ठीक है, घूमती हुई वस्तु की गति को हम लोग किससे माप सकते हैं? तो गायरोस्कोप के द्वारा मापते हैं। गायरोस्कोप के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है अचगान जो इसे कहाँ का लोकनृत्य है? तो अचगान जो है वह कर्नाटक का लोकनृत्य है। तो लोकनृत्य से भी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? और जितना भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। हाँ, पानी से ऊपर तक भरे हुए एक भाग में पानी की सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तब क्या होगा? तो पानी से ऊपर तक भरे हुए एक भाग में पानी की सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तब क्या होगा? तो पानी का स्तर जो है सो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, पानी का स्तर जो है पिघलेगा तो कुछ नहीं होगा, यानी कि पानी का स्तर जो है सो अपरिवर्तित रहेगा। ना तो पानी बाहर गिरेगा, ना तो स्तर घटेगा, जो है सो यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो जितना भी है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्प्लावन का नियम किसने दिया था, यानी कि तैरने वाला। तो उत्प्लावन का नियम जो से किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज दिया था। ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? तो एफिल टावर जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इम्पीरियल क्रेमलिन जो है एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? तो पेरिस में है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन सा टावर कहाँ पे है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वह मोनोसैकराइड है? तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज जो है वह क्या है? तो वह मोनोसैकराइड है। अगला क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेशन होता है, यानी कि निम्नीकरण होता है? तो कौन सा भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सी है? तो काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो है सो लिस्टमैनिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। पारा कांच को नहीं भिगोता, क्या कारण है? पारा जो है वह कांच को नहीं भिगाता है, इसका कारण जो है सो क्या है? तो इसका कारण है आसंजन बल के कारण। या आसंजन बल के कारण पारा जो से कांच को नहीं भिगोता है। किसी पात्र में द्रव के किसी मात्र की आभासी गहराई जो से 15 मीटर है तथा इसकी वास्तविक गहराई 20 मीटर है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि अपवर्तनांक बराबर होता क्या है? तो अपवर्तनांक बराबर जो होता है वो होता है
वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई जो है वह कितना है, तो वास्तविक गहराई जो से 20 है और आभासी गहराई 15। जब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1.33 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संलग्न गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाता है। तो गलन को बढ़ावा देने के लिए किस धातु को गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ क्या मिलाया जाता है, तो गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ क्या मिलाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संलग्न तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो संलग्न को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ क्या मिलाया जाता है, तो इसका आंसर जो से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह जो से आप लोग के लिए रखे हैं, और नहीं बताइएगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 का, ठीक है। 23 का है, आसानी से झाग नहीं बनने देने वाला क्या कहलाता है। तो जो आसानी से झाग नहीं बनने देता है वह कठोर जल कहलाता है। कौन सा जल कहलाता है, तो कठोर जल कहलाता है। तो जल जो होती है सो दो प्रकार की होती है। एक होता है जल की कठोरता जो होती है, सो दो प्रकार की होती है। एक होती है या अस्थायी कठोरता, और एक होता है अस्थायी कठोरता। तो जल की अस्थायी कठोरता और या अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो दोनों को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जिसे Na2CO3 बोलते हैं। तो दोनों की कठोरता दूर करने के लिए हम लोग Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि D2U का उपयोग, यानी इसका क्वेश्चन पूछ सकता है D2O का उपयोग जो से करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, भारी जल। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, और इसका अनुभार जो होती है सो 20 होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोग के लिए रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कल की क्लास में बता देंगे।